भारतीय जनता पार्टी के हमारे बीच जिला अध्यक्ष जी उपस्थित हैं प्रतापगढ़ ज़िला में। आइए इनसे 2022 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीतियाँ चल रही हैं, चुनाव की क्या तैयारियाँ चल रही हैं, उसके बारे में आज हम सर से बात करना चाहते हैं। सर, आपका नाम? हरिओम मिश्रा, जिला अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी प्रतापगढ़ का। सर, अब की बार भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारी चल रही है 2022 में? 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 2017 से लेकर के 22 तक चली है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के अंदर जो विकास की एक नई परिभाषा लिखने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने किया है। हम उन कामों को लेकर के आम जनमानस तक जा रहे हैं और आम जनमानस में उसके प्रति बड़ा सापेक्ष वातावरण है। उसके पक्ष में मतदान करने को आम जनता, गरीब, किसान, मजदूर, युवा, महिलाएं विशेष रूप से उत्साहित हैं। और यहाँ तक कि जो नव मतदाता है जो पहली बार मतदान करने जा रहा है, वह पहला वोट मोदी को इस नारे के साथ वो मतदान करने जा रहा है। एक प्रचंड बहुमत से 2017 से भी अधिक सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। देखिए सर, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। कोई भी देश हो उसमें शिक्षा का एक महत्व योगदान रहता है और शिक्षा वो चीज़ है, वो शेरनी का दूध होता है जो पीता है वो दहाड़ता है। जो तैयारियां अच्छे से करे, पढ़े लिखे बच्चे परेशान रहते हैं वो सर्विस के लिए, उनके लिए अब की बार योगी जी के सरकार में क्या तैयारी रहेगी? देखिए, योगी जी की सरकार 2017 से 22 तक जो चली है उसमें हमने करके दिखाया है। 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी निष्पक्ष, बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी भ्रष्टाचार के हमारी सरकार ने देने का काम किया है। वहीं समाजवादी पार्टी की सरकार थी और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी जिसमें भ्रष्टाचार का बोलबाला था। बहुजन समाजवादी पार्टी में हर एक नियुक्ति का खुला रेट हुआ करता था, जिसमें जो इस उत्तर प्रदेश का नौजवान था, पढ़ने वाला था, कंपटीशन की तैयारी करने वाला था, उसका हक मार करके जो पैसे वाले थे वो ले लेते थे। और वहीं समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो वो एक 5-7 जिलों के एक विशेष वर्ग के लोगों का नाम चस्पा कर दिया जाता था। और ये जो प्रतियोगी परीक्षाओं की 10 साल से तैयारी करने वाले नौजवान थे, विद्यार्थी थे, इंटेलिजेंट और पढ़ने वाले विद्यार्थी थे, मेधा थी, उसका हनन हो रहा था। और आज उत्तर प्रदेश की सरकार 5 साल में निष्पक्ष तरीके से 4.5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। 2022 में हमारी सरकार बनने के बाद पूरी तरह से भेदभाव रहित और निष्पक्ष और भ्रष्टाचार मुक्त ये नौकरियां देने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। सर, भारतीय जनता पार्टी की क्या ऐसी गलतियां रह गई थी जो अब की रेलवे की सर्विस के लिए इतनी धंधाली हुई कि बच्चे ट्रेन में आग लगा दिए, पुलिस वाले कुछ गुस्सा करके उनके कमरे के दरवाजे तोड़ रहे थे और जिसको पा जाते थे डंडे बहुत पीटते थे। और छोटे छोटे कमरे में वो बच्चे पढ़ते हैं और सर्विस की क्या ऐसी गलतियां हो गई सरकार की कि वो इतना ज़्यादा उपद्रव करने लगे? देखिए, इस समय चुनाव का माहौल है, इसमें बहुत सारे ऐसे भी केसेस आए जो राजनीतिक दलों ने युवाओं को भड़काने का काम किया और युवाओं को उद्दंडता करने के लिए प्रेरित किए। और उसमें कुछ विरोधी दल, जैसे किसान आंदोलन हुआ, प्रायोजित किसान आंदोलन पूरे देश भर के अंदर चलाया गया, ऐसे ही युवाओं को दिग्भ्रमित करने का काम विरोधी पार्टी के नेता कर रहे हैं। और उसी का वो परिणाम था कि यह बाकी निष्पक्ष परीक्षाएं कराना
नकल विहीन परीक्षाएं कराना, ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है और प्राथमिकता है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कटिबद्ध हैं। अभी आपने देखा कि पेपर लीक होने के बाद पेपर कैंसिल किया उन्होंने, और टीटी की परीक्षा 1 महीने के अंदर पूरे प्रदेश भर के अंदर इतनी बड़ी परीक्षा सकुशल उन्होंने कराया। एक भी स्थान पर किसी प्रकार की ऐसी घटना सामने नहीं आई, और जहां भी थोड़ी भी गलती थी वो पकड़ी गई, उनको सज़ा हुई, उनको जेल भेजा गया, उनके खिलाफ़ कार्रवाई हुई। रेलवे की भी परीक्षा में अगर किसी प्रकार की, चूँकि एक लंबे समय से इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार, नकल माफिया और पैसे के लेन देन करने वाले लोग सक्रिय हैं, वो अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। धीरे धीरे करके 2022 में हमारी सरकार बनेगी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी, और ये जो इसको व्यवसाय के रूप में चला रहे हैं, यह भी पूरा का पूरा काकस, यह तंत्र टूट जाएगा और ये दूसरे काम में लग जाएंगे और इस प्रदेश का भला। सर एक सवाल और, एक बच्चे की हम ये परेशानियां सुने कि 69,000 भर्ती में जो टीचर हुए थे उनकी केवल एक गलती थी कि सुपर टेट का परीक्षा निकला था और निकलने के बाद मार्कशीट थोड़ा लेट में आए, जैसे 69,000 भर्ती आई थी उसके बाद जो कहते ना सर, जो होता है आंसर की आ जाता है, तो आंसर की में उनको नंबर पता था और उसके बाद मार्कशीट नहीं निकला था सुपर टेट का। और वैसे आपकी सरकार में तुरंत 69,000 भर्ती ला दिए और वही नंबर वहाँ पे मांगा था फार्म में, वो डाल दिए और सर्विस पा गए। पाने के बाद भी सर्विस से उन्हें हटा दिया गया, इसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, ये संवैधानिक दायरे में किसी भी सरकार हो, चाहे वो व्यक्ति हो, उसको चलना पड़ेगा। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, कानून है, सबसे बड़ा कानून है और कानून के दायरे में ही रह कर के सारे काम करने पड़ते हैं। एक व्यवहारिक पक्ष के आधार पर इस प्रकार के काम हुए थे, लेकिन अगर कानूनी बाधा या कानून संविधान कहीं आड़े आता है तो सबको उसके दायरे में रहना पड़ेगा। वो टेक्निकल प्रॉब्लम थी, उसका भी समाधान सरकार निकालने का प्रयत्न कर रही है, उसका भी समाधान सरकार निकालेगी। एक तो सर उनका कहना यह था कि 35 से 36 साल उम्र हो जा रही है, सर्विस एक परेशानी, हम इतना मेहनत करने के बाद हमें सर्विस भी मिली। सरकार की इसमें गलती सरासर दिखाई जा रही है। गलती ये है कि सुपर टेट का परीक्षा वो दिए थे, देने के बाद सरकार तुरंत 69,000, जैसे भी उनका मार्कशीट नहीं आया था फिर भी सरकार ने 69,000 भर्ती तुरंत लॉन्च कर दी। लॉन्च करने के बाद उस नंबर को जो पाए थे आंसर की द्वारा, मार्कशीट अभी नहीं आया और 69,000 भर्ती लॉन्च होने के बाद वो फार्म में वो नंबर डाल दिए। डालने के बाद सर्विस भी पा गए। सर्विस पाने के कुछ दिन बाद उनको वहाँ से बर्खास्त कर दिया गया। क्या ये गलत है, सही है सर? नहीं, सही और गलत ये संविधान तय करता है, हम आप तय नहीं करते हैं। संवैधानिक रूप से जो गलत है वो गलत है, संवैधानिक रूप से जो सही है वो सही है। कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इन सब मामलों को वो देखती है। अगर सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट कोई बात कह देती है तो सरकार को उसको मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है। ये गलत और सही कोई व्यक्ति नहीं तय करता, लाभार्थी नहीं तय कर सकता, लाभ देने वाला नहीं तय कर सकता। कानून संविधान के आधार पर चलता है और संविधान जो कहता है, कानून जो कहता है वही सही है और जो वो गलत कहता है वही गलत है। यह हमारी सरकार मानती है, उसके आधार पर चलती है, उसके आधार पर व्यवस्था बनाई गई। सर गैस सिलेंडर का दाम में बहुत ज़्यादा बढ़ा है, ये कम कब तक होगा? गैस सिलेंडर का कोई दाम नहीं बढ़ा है। जो सब्सिडी आती थी, जिसको डाका डाला जाता था, जिसको बिचौलिए खा जाते थे, वो सब्सिडी अब उसमें जोड़ करके आती है। सब्सिडी का पैसा जो लाभार्थी है, जो गैस खरीदता है, उसके खाते में चला जाता है। उसको अगर आप जोड़ लेंगे तो आप देखेंगे कि गैस के दाम में इतनी बड़ी जो 1,000 चिल्ला रहे हैं, वो गैस का दाम वही है जो पहले था। जिस रेट से पेट्रोलियम का दामों में बढ़ोतरी हो रही है, उसी रेशियो में गैस के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। पहले क्या था कि गैस का डीलरशिप
मालिक वह उसको सरकार से भी सब्सिडी लेता था और ब्लैक मार्केटिंग करके गैस को ब्लैक में बेचता तो उतने दामों पे। अब वो सीधे सरकार उसको